हर कंट्री अपने अपने देश को चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम का यूज करती है। तो उन्हीं में से 3 सिस्टम आपके बुक में दिया हुआ है, उसी को हम रीड करने जा रहे हैं। तो आपके बुक में जो 3 सिस्टम दिए हुए हैं उनका नाम जान लेते हैं। पहले सिस्टम का नाम है मार्केट सिस्टम, दूसरे सिस्टम का नाम है सोशलिस्ट सिस्टम और तीसरे सिस्टम का नाम है मिक्स्ड सिस्टम। अब इन्हीं तीनों को हम डीप में समझेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। मार्केट सिस्टम के अंदर जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी पे जो कंट्रोल होता है वो बिजनेसमैन का होता है। किसका होता है? बिजनेसेस का कंट्रोल होता है। किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो मार्केट सिस्टम के अंदर बिजनेस करना बहुत ही इजी होता है। ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर बिजनेस को बहुत सारे फेवर मिलते हैं। बिजनेस बनाना, बिजनेस बिल्ड करना बहुत ही आसान होता है। तो आप सिंपल सी भाषा में बोल सकते हो कि मार्केट सिस्टम जो है वो बिजनेस का सिस्टम है। सोशलिस्ट सिस्टम जो होता है उसकी इकोनॉमी पे कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। किसका कंट्रोल होता है? तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यानी सीधी सी बात बताऊं, जो बिजनेस है उसको कौन कंट्रोल करता है सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर? गवर्नमेंट। इसके अंदर आपको बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट खत्म हुआ। मार्केट सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट बनाना। क्या बनाना? प्रॉफिट बनाना। ये सिस्टम ही बिजनेसमैन का है, तो बिजनेसमैन किसके ऊपर फोकस करते हैं? प्रॉफिट के ऊपर। तो आप ये बोल सकते हो कि मार्केट सिस्टम जो है उसका ऑब्जेक्टिव बनता है प्रॉफिट बनाना। अब सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर देख लेते हैं। तो सोशलिस्ट सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेलफेयर करना। क्या करना? वेलफेयर करना। जिस भी कंट्री के अंदर सोशलिस्ट सिस्टम को अप्लाई किया गया है तो सोशलिस्ट सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों का वेलफेयर करना। मार्केट सिस्टम के अंदर अगर आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आपको करके देंगे कौन? बिजनेसेस। कौन करके देंगे? बिजनेसेस करके देंगे। उसी के अपोजिट में अगर आपको सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करनी है तो वो आपको करके देगी गवर्नमेंट। बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया, आपको याद भी रखना होगा तो आपको आसान पड़ेगा कि मार्केट सिस्टम के अंदर अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना है तो उस देश के बिजनेसेस आपको वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करके देंगे। और अगर आपको सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना है तो वो आपको गवर्नमेंट करके देगी। अब मार्केट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। तो आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है इस सिस्टम के अंदर। सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है, जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो फुल होता है। गवर्नमेंट इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है। मार्केट सिस्टम के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्शन करना है, क्या करना है? प्रोडक्शन करना है या फिर आपको मैन्युफैक्चर करना है किसी भी चीज को, तो उसका जो टारगेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? तो उसका टारगेट डिसाइड किया जाता है मार्केट के नीड के हिसाब से। मार्केट को कितनी जरूरत है उसी के हिसाब से एक बिजनेसमैन प्रोडक्शन टारगेट डिसाइड करेगा। अगर आपको सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट सेट करना है तो ये टारगेट सेट किया जाता है पब्लिक के नीड के हिसाब से। अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं तो देश के लोगों को जितनी जरूरत है उतना ही प्रोडक्शन टारगेट सेट करके दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और उतना ही प्रोडक्ट बनाना होगा। ये सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग टारगेट सेट करने का एक आइडिया होता है। अब थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट सिस्टम का दूसरा नाम है फ्री इकोनॉमी और फ्री सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का इतना कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए इस सिस्टम को नाम दिया गया फ्री इकोनॉमी या फिर फ्री सिस्टम। अब अपोजिट में आ जाते हैं तो सोशलिस्ट सिस्टम का कोई भी दूसरा नाम नहीं है, बट आपको आसान रहे इसीलिए मैंने उसका एक नाम बनाया है कि स्टेट ओन्ड सिस्टम, गवर्नमेंट ओन्ड सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं कि सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो इसीलिए एक नाम दे दिया मैंने गवर्नमेंट ओन्ड सिस्टम। तो ये भी आप एग्जाम में लिखोगे तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। मार्केट सिस्टम से अमेरिका, जापान जैसी कंट्री ने अपने देश को काफी आगे बढ़ाया है और चाइना और रशिया जैसी कंट्री ने सोशलिस्ट सिस्टम का सहारा लेके अपने देश को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पे आपका सोशलिस्ट सिस्टम और मार्केट सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरा होता है
अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम समझ लेते हैं कि मार्केट सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट सिस्टम का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि मार्केट सिस्टम के अंदर ज़्यादातर लग्जरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। ज़्यादातर कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इसके अंदर? लग्जरी प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे कि लग्जरी प्रोडक्ट से फ़ायदा कैसे है? आप हमेशा याद रखो कि लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर हाई प्रॉफिट होता है। क्या होता है? हाई प्रॉफिट होता है। तो ये इस सिस्टम का पहला फायदा है। अब कुछ और फायदे देख लेते हैं। मार्केट सिस्टम के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। क्या बहुत ज़्यादा होता है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो इससे फ़ायदा कैसे होगा? तो किसी भी मार्केट के अंदर अगर कंपटीशन है तो कस्टमर को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने? गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। किस पे? अफोर्डेबल प्राइस पे। ये फायदा होगा कस्टमर को। अगर किसी भी मार्केट के अंदर कंपटीशन है तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते दाम पे मिलेगा। तो ये मार्केट सिस्टम का दूसरा बेनिफिट है। और बेनिफिट्स को हम समझते हैं। मार्केट सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट की जाती है। क्या किया जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि रिसर्च और डेवलपमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा तभी तो उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा बेचने के लिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करती हैं ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो ये तीसरा फायदा है मार्केट सिस्टम का। मार्केट सिस्टम के अंदर जो रिसोर्स होते हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं। अब आप पूछोगे ये क्यों? क्योंकि अगर रिसोर्स वेस्ट होगा तो बिजनेसमैन को लॉस होगा। तो कोई भी बिजनेसमैन इस सिस्टम के अंदर रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने देते। ये एक कंट्री के लिए फायदा है कि उस कंट्री का रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं कुछ और आगे चीजों को हम पढ़ते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर कस्टमर को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। अब आप बोल रहे होगे ये कैसे? तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर एक से ज़्यादा बिजनेस हैं, आपने देखा ही ऊपर कि इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप मार्केट में निकले हो और आपको शूज़ खरीदना है और उस मार्केट के अंदर 10 शूज़ की दुकान हो तो आपके मन में भी आएगा कि नहीं चलो कुछ अलग अलग दुकानों में जाके अलग अलग टाइप के शूज़ देख लेते हैं। इसी तरीके से मार्केट सिस्टम के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती हैं तो कस्टमर को ऑप्शन मिलते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को सिलेक्ट करने का। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट और सर्विस को वो सिलेक्ट कर सके। तो ये भी एक बेनिफिट है मार्केट सिस्टम का। अब आगे देख लेते हैं एक लास्ट और इसी पे एंड कर देंगे। इस सिस्टम के अंदर हर इंसान के पास इकोनॉमिक फ्रीडम होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक फ्रीडम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है? तो इकोनॉमिक फ्रीडम को समझने के लिए ऐसा समझो कि अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल है और आपके पास इच्छा है पैसा बनाने की, तो ये सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप अपने टैलेंट से, स्किल से, कैपेबिलिटी से, एबिलिटी से पैसा बनाओ। तो उसी चीज को बोला जाता है इकोनॉमिक फ्रीडम। आपसे जितना हो सके उतना पैसा कमाओ, ये सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। मार्केट सिस्टम की पहली लिमिटेशंस ये है कि यहाँ पे एसेंशियल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता है। कौन से प्रोडक्ट का? एसेंशियल प्रोडक्ट का। अब आप पूछ रहे होंगे कि एसेंशियल प्रोडक्ट क्या है? तो एसेंशियल प्रोडक्ट मतलब कि हमको जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है एसेंशियल प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होना इस सिस्टम के अंदर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसका भी रीज़न दे देता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो होता है लो। तो ज़्यादातर मार्केट सिस्टम के अंदर असेंशियल प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है। उसका रीज़न क्या है? कि लो प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट को बिजनेसमैन हाथ नहीं लगाते हैं। ये बुराई है आपके मार्केट सिस्टम की।
आगे कुछ बुराइयां देख लेते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा ना बुराई करने में, बुराई करने को मिल जाए, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो इकोनॉमी की हो, मजा ही आता है हमको। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरी बुराई ये है कि यहाँ पे ना कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, चीटिंग होती है। अब आप पूछ रहे होंगे कि कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है, ये क्या सुनने को आ रहा है? तो कंज्यूमर के साथ चीटिंग इसलिए होती है क्योंकि कंज्यूमर को ना बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ना हो, जो भी वो प्रोडक्ट लेने गया हो या वो जिस भी मार्केट में गया हो, उसको उसकी नॉलेज ना हो, इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इस तरीके से बिजनेसमैन ट्राई करते हैं कि कंज्यूमर को चीट कर लिया जाए। ये खाली मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप सीरियस मत ले लेना कि मार्केट सिस्टम के अंदर चीटिंग ही होती है, बट एक चांस बन जाता है कि कस्टमर के पास अगर उस मार्केट का नॉलेज नहीं है तो उसके साथ चीटिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब तीसरी बुराई देख लेते हैं। कस्टमर के साथ साथ यहाँ पे वर्कर्स के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसको बोल सकते हैं हम कि अत्याचार होता है। क्या होता है, वर्ड याद रखना, एक्सप्लॉयटेशन। कस्टमर के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है और वर्कर के साथ भी। तो वर्कर के साथ कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है? तो बिजनेसमैन इनको लो सैलरी देते हैं। क्या देते हैं? लो सैलरी या फिर वेजिस देते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ अत्याचार होता है मार्केट सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब आगे कुछ बुराई देख लेते हैं। तो आगे बुराई देखने गया जब मैं इस सिस्टम के अंदर, तो पता चला कि यहाँ पे जो रिसोर्स है, क्या बोला मैंने, जो रिसोर्स है उसका ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिसोर्स का ओवर यूटिलाइज किया जा रहा है। अभी देखो, बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिसोर्स कम यूज हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है। अगर हम रिसोर्स को ज्यादा यूज कर लेंगे तो देश के एनवायरमेंट पे फर्क पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाने को सोचेगा। तो इस सिस्टम के अंदर चांस है कि रिसोर्स ओवर यूटिलाइज हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, जिससे हो सके तो देश के एनवायरमेंट पे भी फर्क आएगा। तो ये भी बुराई है किसकी? मार्केट सिस्टम की। अभी आगे की बुराई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझना, तब आपको वो बुराई अच्छे से समझ में आएगी। मैं ले लेता हूं यहाँ पे अमेरिका को। अमेरिका जो है वो मार्केट सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन को मैं मान लेता हूँ कि वहाँ पे 100 लोग हैं। अब इनको मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये 100 लोग जो हैं उनमें से 30 लोगों की इनकम है 1,000 रुपये, और बाकी के जो 70 लोग हैं उनकी इनकम है 800 रुपये। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कि अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन थी 100 लोगों की, उसमें से 30 लोग कितना कमा रहे हैं? 1,000 रुपये, और 70 लोग कितना कमा रहे हैं? 800 रुपये। तो मार्केट सिस्टम के अंदर एक घाटा ये भी है, एक बुराई ये भी है कि ज्यादा लोग ज्यादा पैसे नहीं बना पाए। जैसे यहाँ पे देखो, 30 लोग मिलके 100 रुपये 1,000 रुपये बना रहे हैं और 70 लोग मिलके 800 रुपये बना रहे हैं। जो जो नेशनल इनकम है वो कुछ लोगों के हाथ में ही चली जाती है। ये भी एक बुराई है किसकी? मार्केट सिस्टम की। अब लास्ट में एक और चीज समझ लेते हैं कि इस सिस्टम के अंदर चांस होता है मोनोपोली का। मोनोपोली अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, मोनोपोली का मतलब होता है कि सिंगल सेलर, एक ही बेचने वाला है उस प्रोडक्ट और सर्विस को। अभी जैसे एग्जांपल दूं तो आईफोन, आईफोन के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी के पास नहीं है, तो आईफोन की मोनोपोली चलती है, तभी वो इतने महंगे फोन बेचता है। तो मोनोपोली जहां पे भी होगी मार्केट के अंदर, तो कस्टमर के साथ बिजनेसमैन मनमानी करेगा, उसको जो मन आएगा वो मन पे अपना प्रोडक्ट बेचेगा। इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है अगर मोनोपोली होता है तो ये भी बुराई है किसकी? मार्केट सिस्टम की। मार्केट सिस्टम की अच्छाई बुराई हमने पढ़ दी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोशलिस्ट सिस्टम के बेनिफिट्स के बारे में। सोशलिस्ट सिस्टम के बेनिफिट को समझने से पहले इतना याद रखना कि ये जो सिस्टम है सोशलिस्ट सिस्टम, इसके अंदर सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट करती है। तो ये ध्यान में रख के चलना कि सारी एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। तो पहला फायदा हम देख लेते हैं सोशलिस्ट सिस्टम का। तो पहला फायदा ये होता है इस सिस्टम के अंदर कि इस सिस्टम के अंदर असेंशियल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होते हैं। किस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होते हैं? असेंशियल प्रोडक्ट। गवर्नमेंट इस सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, तो गवर्नमेंट ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट बनाएगी जिससे उस देश के लोगों की नीड पहले सेटिस्फाई हो। तो यही चीज इसका फायदा है कि गवर्नमेंट अपने लोगों तक बेसिक गुड्स को पहुंचा देता है। तो इसीलिए बोला गया कि इस सिस्टम के अंदर असेंशियल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। अब दूसरा अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पे जो रिसोर्स है वो वेस्ट नहीं होते हैं, जो रिसोर्स है वो
वेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पूरे प्रोडक्शन टेक्निक को कंट्रोल कर रही होती है, तो रिसोर्स वेस्ट हो जाने के चांस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और रिसोर्स ना वेस्ट होने के दो टेक्निकल रीजन भी आपको बता देता हूँ। पहला टेक्निकल रीजन ये होगा कि गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। जब गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी तो बहुत कम चांस हो जाएगा कि आपका रिसोर्स वेस्ट होगा। दूसरा टेक्निकल रीजन ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो पहले कंट्री की नीड को पता लगा लिया जाता है कि कितनी नीड है उस कंट्री में, उसी के हिसाब से मैन्युफैक्चर करेंगे तो रिसोर्स वेस्ट होने का चांस तो निकल ही जाता है। अब आगे देखा जाए तो इस सिस्टम के अंदर कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, कंज्यूमर के साथ अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने लोगों को चीट नहीं करने वाली। तो ये भी एक फायदा है कि कस्टमर के साथ चीट नहीं होता। आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि वर्कर्स के साथ भी चीट नहीं होता। क्या नहीं होता? चीट नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट उनको एक अच्छा सैलरी देगी और अच्छे वेजेस देगी। याद रखना कि इस सिस्टम के अंदर ना तो कस्टमर के साथ चीटिंग होती है, ना ही वर्कर के साथ चीटिंग होती है, सभी के साथ अच्छा करती है गवर्नमेंट। अब आगे देख लेते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर मेन फोकस होता है कंट्री के वेलफेयर करना। कंट्री का वेलफेयर करना मतलब क्या? कि लोगों की, पीपल्स की वेलफेयर करना। लोगों की भलाई करने के लिए ही ये सिस्टम बनाया जाता है कि उस देश के लोगों की भलाई हो सके, ये भी एक फायदा है। तो यहाँ पे मैंने आपको सोशली सिस्टम के बेनिफिट बता दिए। हाँ, थोड़े से स्पीड में मैंने बताया, बट आप पीछे बहुत सारी चीजें समझ चुके हो ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। सोशली सिस्टम के लिमिटेशंस को जानने से पहले मैं एक कंट्री का यहाँ नाम लिख देता हूँ, चाइना। आप चाइना को समझना, चाइना भी सोशली सिस्टम को ही फॉलो करती है, तो हम मिलके धर के चाइना की बुराई करेंगे। तो पहली बुराई ये है कि इस सिस्टम के अंदर ना आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते हो। क्या नहीं इंक्रीज कर सकते हो? प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते हो। अब इसका नुकसान से क्या लेना देना? आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास कितना भी पैसा है, बट आप ज़्यादा बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको एक टारगेट सेट करके दे दिया है, उस टारगेट से ऊपर आप बना ही नहीं सकते। आपके पास जितना भी पैसा है घर पे रखे रहो, आपको जितना गवर्नमेंट ने बोला उससे ज़्यादा आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। तो ये पहली बुराई हो गई कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते उस टारगेट के आगे। अब सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर कंपटीशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंपटीशन नहीं होता है। आगे आपने देखा कि अगर कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर तो कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट सस्ते दाम में मिलते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल हैं। कौन से स्कूल हैं? गवर्नमेंट स्कूल हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है, गवर्नमेंट का किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, तो आप हालत देख सकते हो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के, कि प्राइवेट स्कूल फीस तो ज़्यादा ले रही है बट गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देती है। तो सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं होता है गवर्नमेंट का किसी के साथ, तो वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं करती है गवर्नमेंट। अब आगे देखते हैं आगे क्या बुराई है। तो आगे ये बुराई है कि इस सिस्टम के अंदर लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होता है। कौन से फ्रीडम नहीं होता है? इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होता है। अब आप बोलोगे ये क्यों? तो गवर्नमेंट ज़्यादा अलाउ ही नहीं करती है किसी को पैसा कमाने से। कैसे? जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने टारगेट दे दिया है, उस टारगेट के हिसाब से ही आपको मैन्युफैक्चर करना है। आपने ऊपर भी देखा। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट वर्कर्स को भी क्या देती है? जॉब देगी, जितनी सैलरी देगी उतना लेना पड़ेगा। चाइना में ऐसा सब होता है। चाइना के अंदर अच्छे अच्छे इंजीनियर की सैलरी भी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरीके का सिस्टम बना के रखा है। तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होता है, उसका लॉजिक भी आपको पता चल गया। अब आगे देखा जाए तो इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, जिनको जिनको हम बोलेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट। अब ये सर्वेंट से हर किसी को डर होता है। आपको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से डर है कि वो कहीं पे करप्शन ना कर दे, वो अपनी मनमानी ना चलाने लगे। तो ये भी बुराई है एक सोशलिस्ट सिस्टम की। एक लास्ट बुराई देख लेते हैं। यहाँ पे जो इंसान है, पीपल है और पब्लिक है, इसको टोटली कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट।
ये सबसे बड़ी बुराई होती है किसी भी देश के लिए, कि उस देश के लोगों की ज़िंदगी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो ये सबसे बड़ी बुराई है इस सिस्टम की, इस इकोनॉमी में। चाइना के अंदर आप देख रहे हो कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर आप चाइना को दिमाग में रखोगे तो ये सारी बुराई आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो यहाँ पे हमारा सोशलिस्ट सिस्टम क्या है, मार्केट सिस्टम क्या है, सोशलिस्ट सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, मार्केट सिस्टम की बेनिफिट क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, हमने सब कुछ समझा। अगर आप में से किसी को अभी भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पक्का इससे इजी तरीके से समझाऊंगा।